तापमान जितना अधिक होता गया, हेवी सिल्वर उतना ही अधिक लचीला यानी डक्टाइल होता गया। 2 घंटे की धैर्यपूर्वक फोजिंग के बाद अचानक धातु ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन तांगवुलिन ने अपनी निरंतर हथौड़ेबाजी नहीं रोकी। प्रत्येक शक्तिशाली प्रहार के साथ हेवी सिल्वर से चिंगारियां उड़ने लगी और वो धीरे धीरे विकृत होने लगा। जब भी उसकी भुजाएं दर्द से कांपने लगती, उसकी रीढ़ से गर्म लहर निकलकर पूरे शरीर में फैल जाती। वो लहर उसके दर्द को तुरंत दूर कर देती और उसकी चारों भुजाओं की हड्डियों में नई ऊर्जा भर देती। तांगवुलिन अपने हाथों में शक्ति बनाए रखने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति यानी सोल पावर को भी प्रवाहित करता रहा। धीरे धीरे वो हेवी सिल्वर का टुकड़ा छोटा और अधिक शुद्ध होता गया। ये कहा जा सकता है कि हेवी सिल्वर की असली ताकत उसकी अत्यधिक घनत्व और कठोरता में थी। उसे शुद्ध करते हुए आकार में छोटा करना अत्यंत कठिन था, खासकर जब उसकी धात्विक नसों को नष्ट किए बिना ये करना हो। लेकिन तांगवुलिन के हाथों में यह हैवी सिल्वर का टुकड़ा 2 से 3 गुना अधिक मूल्यवान होता जा रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने कितनी बार हथौड़ा मारा था। धीरे धीरे हथौड़े की आवाजें धीमी पड़ने लगी। उसके सामने का हैवी सिल्वर का टुकड़ा मंद मंद रोशनी छोड़ रहा था। हर बार जब वो हथौड़ा मारता, ऐसा लगता मानो वो धातु उसके साथ सांस ले रही हो। उसकी रीढ़ की हड्डी अब जल रही थी और उसके कपड़ों के नीचे एक हल्का सुनहरा पैटर्न उभर आया था। पास खड़े मेंगटियन का पूरा ध्यान हैवी सिल्वर पर था। उसे अपने शिष्य के शरीर में हो रहे परिवर्तन का जरा भी आभास नहीं था। तांगवुलिन की आंखों की गहराइयों में एक सुनहरी चमक उभर आई थी। उसका हथौड़ा अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुका था। प्रत्येक प्रहार के साथ हैवी सिल्वर से एक मधुर ध्वनि निकलती थी, मानो वो प्रसन्न हो। तांगवुलिन की आंखें और भी अधिक चमकने लगी और उसके हथौड़े की गति बढ़ती गई। उसकी सारी शक्ति उसके दोनों 1000 रिफाइंड टंगस्टन हथौड़े में केंद्रित हो गई थी। अब हैवी सिल्वर अपने सबसे शुद्ध रूप में आ रहा था। 5%, 10%, 15% तक सिकुड़ गया। इस स्तर तक आते आते उसकी घनत्व अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। वो अब और नहीं सिकुड़ सकता था। फिर भी तांगवुलिन रुक नहीं रहा था। हर प्रहार के साथ उसकी नसों के पैटर्न और भी अधिक स्पष्ट और भी अधिक सुंदर होते जा रहे थे। भट्टी की आग की रोशनी ने पूरे कमरे को लालिमा से भर दिया था। तांगवुलिन के कपड़े पसीने से तरबतर थे। यहाँ तक कि मेंगटियन, जो केवल देख रहा था, उसके भी माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। 1000 रिफाइनिंग्स, यही है वो एहसास। एक ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ के रूप में मेंगटियन की अनुभूति अत्यंत तीव्र थी। उसे महसूस हुआ कि तांगवुलिन और हेवी सिल्वर के बीच समझौता हो गया है। ये एक अवर्णनीय अनुभव था जिसे केवल वही समझ सकता था जिसने कभी 1000 रिफाइनिंग्स पूरी की हों। मेंगटियन ने तो बस यही सोचा था कि तांगवुलिन हेवी सिल्वर को समझने की कोशिश करे, ताकि बाद में कभी भी वो अपनी पहली 1000 रिफाइनिंग पूरी कर सके। उसने कभी नहीं सोचा था कि वुलिन पहली ही बार में इस अवस्था में पहुंच जाएगा। ये केवल उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी समझ और संवेदना का भी परिणाम था। ऐसा बच्चा निश्चित रूप से भविष्य में एक महान मास्टर बनेगा। मेंगटियन का जीवन काल का सबसे बड़ा अफसोस ये था कि वो सेंट क्राफ्ट्समैन स्तर तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन तांगवुलिन को देखकर उसे लगा कि ये बालक उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करेगा। 3 घंटे बीत गए। तांगवुलिन ने इससे पहले कभी भी इतना लंबा और इतना तीव्र फोर्जिंग नहीं किया था। फिर 3.5 घंटे और अब 4 घंटे हो चुके थे। बाहर खड़े तांगजिरान चिंतित होकर दरवाजे तक आए। उनका बेटा अब तक नहीं लौटा था। दरवाजे से झांककर देखा, उनका बेटा पूरी तरह पसीने में डूबा हुआ था। वो हथौड़े की लयबद्ध आवाज मानो कोई संगीत था, एक सिम्फनी ऑफ फोजिंग। ये पहली बार था जब तांगजिरान अपने बेटे को फोज करते देख रहे थे, और वो भी इतने ऊंचे स्तर पर। वो सिर्फ 9 वर्ष का था, लेकिन इन 3 वर्षों में ही उसने ऐसा स्तर प्राप्त कर लिया था जिसे कई मास्टर ब्लैकस्मिथ भी नहीं छू पाते। तांगजिरान समझ गया कि उसके बेटे से मास्टर ब्लैकस्मिथ की आभा निकल रही है। वो उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेंगटियन भी पास खड़ा था, जो इस बात का प्रमाण था कि वुलिन किसी महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू पर था। 4.5 घंटे बीत गए। तांगवुलिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके शरीर पर उभरी सुनहरी नसें काफी पहले गायब हो चुकी थीं। पुराना दर्द फिर लौट आया। उसकी भुजाएं भारी होती जा रही थी, लेकिन उसने हथौड़ा नहीं रोका। हर प्रहार पहले जितना ही शक्तिशाली था। वो केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर खुद को संभाले हुए था।
बस थोड़ा और, मैं लगभग पूरा कर चुका हूँ, अब नहीं रुक सकता, अगर अभी रुक गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। उसका और उस हैवी सिल्वर का संबंध अब इतना गहरा हो गया था कि वो उस पीड़ा को सहन कर पा रहा था। मेंगटियन की मुठ्ठियां कस गई, वो चिंतित था। अगर वुलेन पहली बार में सफल हो गया तो ये उसके आत्मविश्वास को अत्यधिक बढ़ा देगा और भविष्य की हर फोर्जिंग में उसकी सफलता दर बढ़ जाएगी। लेकिन क्या वो अंत तक टिक पाएगा? लगभग 5 घंटे हो चुके थे। यहाँ तक कि मेंगटियन को भी 5 घंटे लगातार फोर्ज करने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का भरपूर उपयोग करना पड़ता। धाम 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 1000 रिफाइंड टंगस्टन हैमर लगातार प्रहार कर रहे थे। हैवी सिल्वर लाल अग्नि में तप रहा था। अगर ये हथौड़े खुद पहले से 1000 रिफाइंड न होते तो अब तक टूट चुके होते। अचानक एक प्रहार के बाद हैवी सिल्वर का टुकड़ा हल्का सा कांपा और उससे चांदी की चमक फैल गई। पूरे कमरे में चांदी की रोशनी फैल गई। तांग वुलेन ने दोनों हथौड़े एक साथ उठाए और जोर से नीचे मारे। चांदी की रोशनी और भी तीव्र हो गई। मेंगटियन बिजली की गति से उसके पास पहुंचा। उसके हाथ में एक चाकू चमका और उसने वुलेन की कलाई पर हल्की सी कट लगा दी। खून की कुछ बूंदें उस चमकते हुए हैवी सिल्वर पर गिरी। तांगजिरान घबरा गया, लेकिन अगले ही क्षण मेंगटियन ने जल्दी से घाव को ढक लिया और भट्टी बंद कर दी। उसकी नजरें उस धातु पर टिकी थी। खून की बूंदें चिच की आवाज करते हुए वाष्पित हो गईं। आग बुझ गई और धातु पूरी तरह प्रकट हो गई। अब वो हैवी सिल्वर पहले से एक पूरा आकार छोटा था। उसका लाल रंग और चांदी की चमक दोनों गायब हो चुके थे। उसकी सतह पर सूक्ष्म लहरदार रेखाएं उभर आई थीं, जैसे समुद्र की तरंगे। उसका रंग अब साधारण धूसर था, लेकिन उसमें गहराई थी, एक आत्मिक अनुभूति। वो वास्तव में अद्भुत था। 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर। विभिन्न धातुओं की 1000 रिफाइनिंग की कठिनाई अलग अलग होती है। अगर टंगस्टन हथौड़े की कठिनाई स्तर 1 थी, तो हैवी सिल्वर की कठिनाई 5 नहीं, शायद 8 स्तर की थी। जब मेंगटियन ने तांग वुलेन को ये धातु दी थी, तो उसका इरादा सिर्फ उसे परखने का था, ताकि वो इस कठिन धातु के माध्यम से अनुभव प्राप्त कर सके। लेकिन 5 घंटे बाद, पूरे 5 घंटे बाद, वो सफल हो गया था। वो हैवी सिल्वर 1000 रिफाइंड हो चुका था। तांग वुलेन जमीन पर बैठ गया क्योंकि एक जोरदार कमजोरी की लहर ने उसे घेर लिया था। मंगत्यान ने निपुणता से अपनी जेब से एक पट्टी निकाली और अपने शिष्य की कलाई पर चिपका दी, जिससे पहले का घाव ढक गया। मास्टर ब्लैकस्मिथ मंगत्यान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। जो कुछ उसने अभी देखा था उससे उसका मुंह खुला रह गया था। जीनियस आखिर जीनियस ही होता है। भले ही तांग वुलेन का मार्शल सोल हथौड़ा नहीं था, लेकिन उसकी समझ और प्रतिभा इस कमी की भरपाई करती थी। 1000 रिफाइनमेंट्स, ये तो अधिकांश लोहारों के लिए भी एक कठिन चुनौती थी, जिसे पूरा करना लगभग असंभव था। लेकिन ये 9 साल का बच्चा तांग वुलेन इसे पूरा कर गया था। ये तो अविश्वसनीय बात थी। तांगजिरान पहले ही दौड़कर अपने बेटे को संभालने आ चुके थे। मंगत्यान काफी देर तक चुपचाप सोचते रहे, फिर बोले, जीनियस, ये एक सच्चा जीनियस है। वुलेन, आज जो एहसास तुम्हें हुआ है उसे हमेशा याद रखना। ये तो बस शुरुआत है। यही वो पहला झटका है जो तुम लोहारों की दुनिया को दोगे। दुर्भाग्य से 5 घंटे की कठोर फोर्जिंग के बाद वुलेन पूरी तरह थक चुका था और अपने शिक्षक की बात सुनने से पहले ही अपने पिता की गोद में सो गया। जब वो अगली बार जागा तो खुद को अपने बिस्तर पर पाया। आसमान उजाला था, सूरज की किरणें खिड़की से होकर कमरे में प्रवेश कर रही थी। वो नार के बिस्तर पर भी पड़ रही थी। हालांकि नार जा चुकी थी, तांग वुलेन ने कभी अपने माता पिता को उसका बिस्तर हटाने नहीं दिया। उसके दिल की गहराई में हमेशा एक विश्वास था कि नार एक दिन जरूर लौटेगी। अब उसकी कलाई में दर्द नहीं था, लेकिन शरीर अभी भी कमजोर महसूस हो रहा था। शरीर में गर्माहट थी, जिसे वो आलस से बिस्तर पर लेटा रहा। उसे एक अजीब सी सुकून भरी अनुभूति हो रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। 1000 रिफाइनमेंट्स, ये सच में पूरा हो गया होगा। तो यही था 1000 रिफाइनमेंट्स का अनुभव। भले ही वो अंत में बेहोश हो गया था, फिर भी उसे वो एहसास साफ साफ याद था जब फोर्जिंग के आखिरी चरण में हर हथौड़े की चोट हैवी सिल्वर के साथ गूंजती थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो धातु जिंदा हो, उसकी हर सांस के साथ धातु भी सांस ले रही हो। हर प्रहार धातु के लिए किसी मसाज के जैसा था, जो उसे राहत दे रहा था। जब यह एहसास चरम पर पहुंचा तो हैवी सिल्वर में रूपांतरण हुआ। वो धातु भीतर से बदल चुकी थी, उसकी संरचना में नया जीवन समा गया था। भले ही उसने बाद की प्रक्रिया नहीं देखी थी, फिर भी उसे पूरा विश्वास था, वो सफल हुआ है। मैं बेकार नहीं हूँ, कम से कम लोहारगिरी में नहीं। और जहाँ तक मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास की बात है, वो भी साधारण नहीं है।
नार, अगर तुम यहाँ होती तो कितनी खुश होती। भाई और मजबूत बनेगा ताकि तुम्हारी रक्षा कर सके। मैं कभी किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। नार, जल्दी लौट आओ, या कम से कम बता दो तुम कहाँ हो। तुमने जाते समय कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। नार की मधुर मुस्कान और उसकी बुलाने की आवाज़ वुलन के मन में गूंजने लगी। मैं ज़रूर तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, ये मेरा वादा है। धीरे धीरे शरीर की गर्मी ने उसे फिर से नींद में सुला दिया। जब वो अगली बार जागा तो भूख के कारण बाहर अंधेरा हो चुका था, यानी वो पूरे दिन सोया था। माँ, पिताजी, तांग वुलन ने उठते ही पुकारा। उसकी थकान तो गायब थी, लेकिन पेट खाली था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा बैल खा सकता है। बेटा, तुम जाग गए। दरवाज़ा खुला और लांग युए अंदर आई। तांग वुलन ने गर्व से कहा, माँ, मैं अब 1000 रिफाइनमेंट्स कर सकता हूँ। लांग युए की आंखें लाल थी। उसके लिए ये सफलता नहीं, बेटे की सेहत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। प्यारे, तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं? उन्होंने कोमलता से पूछा। नहीं माँ, बस बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को है क्या? हाँ बेटा, माँ ने तुम्हारे लिए मोटा मुर्गा खरीदा था और उसका सूप बनाया है। तुम्हारे शिक्षक ने कहा था कि जब तुम जागो तो तुम्हें पौष्टिक और हल्का खाना देना। 15 मिनट बाद लांग युए और तांग जिरान अविश्वास में अपने बेटे को देख रहे थे। उनका बेटा एक मोटा मुर्गा, सूप का पूरा बर्तन, 5 बन और 2 प्लेट सब्जी चट कर गया था और अब छठा बन खा रहा था। जाकर कुछ और बना दो बेटे के लिए, तांग जिरान ने लार निगलते हुए कहा। उसे देखकर मुझे भी भूख लग रही है। लांग युए तुरंत उठी। लगभग 1 घंटे तक वुलन लगातार खाता रहा और अंत में तृप्ति की सांस ली। बेटा, तुमने जरूरत से ज्यादा तो नहीं खा लिया? लांग युए चिंतित होकर बोली। वुलन मुस्कुराया। माँ का खाना सबसे अच्छा होता है, अब पेट भर गया। तांग जिरान ने उसके हाथ की कलाई देखी। जहां कल घाव था, अब बस हल्की सी लाल रेखा बची थी। वुलन ने पूछा, पिताजी, क्या कल 1000 रिफाइनमेंट सच में सफल हुआ था? तांग जिरान मुस्कुराए। बिल्कुल, तुम्हारे शिक्षक तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने कहा था कि जैसे ही तुम जागो तुरंत उनसे मिलो। तुम्हें अभी जाता हूँ। वुलन उछल पड़ा। लांग युए बोली, इतनी देर हो चुकी है, सुबह चले जाना। लेकिन तांग जिरान ने कहा, उसे भी नींद नहीं आएगी, हम बस थोड़ी देर में लौट आएंगे। लांग युए ने चेतावनी भरी नजर से कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो आज रात तुम लिविंग रूम में सोओगे। तांग जिरान ने नाक खुजाते हुए कहा, वो मेरा बेटा भी है। पिता पुत्र दोनों मंगत्यान की कार्यशाला की ओर चल पड़े। गुरुजी, मैं आ गया, वुलन ने दरवाजे में दाखिल होते ही कहा। उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। मंगत्यान, जो अपने पुराने कार्य वस्त्रों में थे, बाहर आए। आज उनके चेहरे पर ठंडेपन की जगह संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने तांग जिरान की ओर सर हिलाया और वुलन से कहा, आओ मेरे साथ। वो हैवी सिल्वर का टुकड़ा अभी भी उसी जगह रखा था जहां वुलन ने उसे छोड़ा था। मंगत्यान ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, अपना काम देखो तांग वुलन। वास्तव में मंगत्यान के कहने से पहले ही तांग वुलन अपने बनाए हुए कार्य को देखने के लिए आगे बढ़ चुका था। उस धातु की तुलना जब उसने मूल रूप से की तो उसने पाया कि अब वो एक गोला छोटा हो गया था और जो पहले चमकदार चांदी जैसा रंग था वो अब मटमैला धूसर यानी ग्रे हो गया था। तांग वुलन की पहली धारणा थी कि इस वस्तु में एक गहरी, स्थिर और सादी गरिमा थी। उस धूसर धातु की सतह पर अनगिनत परतों में लहर जैसी आकृतियां उकेरी गई थी, मानो उनमें असीम जीवन शक्ति प्रवाहित हो रही हो। और सबसे अजीब बात ये थी कि जब तांग वुलन ने उसे देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उस धातु और उसके बीच कोई रहस्यमयी संबंध हो। यह अनुभव अत्यंत विचित्र था, मानो वो धातु उसका ही एक हिस्सा बन गई हो। पीछे से मंगत्यान की आवाज गूंजी, सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पहली बार में ही सफल हो जाओगे। ये परिणाम तुम्हारे शरीर की योग्यता का भी हिस्सा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण तुम्हारी समझ है, जिस तरह तुमने शोधन प्रक्रिया को आत्मसात किया। मैंने गलत शिष्य नहीं चुना। इस मामले में तुम वास्तव में एक प्रतिभा हो। भले ही तुम्हारी आत्मिक शक्ति फॉर्जिंग के अनुकूल न हो, लेकिन तुम्हारी समझ और जन्मजात दिव्य शक्ति ने उस कमी को पूरी तरह पूरा कर दिया है। तांग जिरान ने आश्चर्य से मंगत्यान की ओर देखा। वो अपने पुराने मित्र को अच्छी तरह जानता था। उसके स्वभाव के अनुसार किसी की इतनी ऊंची प्रशंसा करना बहुत दुर्लभ बात थी। मंगत्यान, कहीं तुम मेरे बेटे को बिगाड़ तो नहीं रहे? तांग जिरान हंसते हुए बोला। मंगत्यान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तो खुद को रोक रहा हूं। वास्तव में उसने सारी प्रशंसा नहीं कही थी। उसने ये नहीं बताया कि तांग वुलन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, इतने कम उम्र में 1000 शोधन पूरा करने वाला सबसे युवा व्यक्ति बनने का। अगर ये खबर बाहर फैल जाती तो निश्चित ही पूरे लोहार जगत में हलचल मच जाती।
अब तुम समझे कि हजार शोधन क्या होता है? मंगतियान ने पूछा। उसकी शिक्षा देने की पद्धति कुछ अलग थी। वो बहुत अधिक मार्गदर्शन नहीं देता था, केवल तब बोलता जब शिष्य स्वयं अभ्यास के दौरान ज्ञान प्राप्त करता। तांग बुलिन ने सिर हिला के कहा, ऐसा लगा जैसे उस धातु में खुद की एक आत्मा थी। हर बार जब मैंने उसे हथौड़े से मारा तो उसकी आवाज सुन सकता था। मंगतियान मुस्कुराया। पिछले 2 दिनों में उसने जितना मुस्कुराया था शायद पिछले पूरे वर्ष में भी नहीं मुस्कुराया था। बुरा नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा। 1000 शोधन जीवन उत्पन्न करता है, 100 शोधन धातु को शुद्ध करता है, उसमें से अशुद्धियां निकालता है, जबकि 1000 शोधन उसे जीवन प्रदान करता है। 1000 शोधन मूलतः एक ऐसी विधि है जिसे हम लोहारों ने धातु में जीवन डालने के लिए बनाया है। जिस धातु में जीवन होता है वही हमारे लिए सबसे मूल्यवान मानी जाती है और उसी के भीतर उसकी स्वाभाविक विशेषताएं जागृत हो सकती हैं। 1000 शोधन जीवन उत्पन्न करता है। तांग बुलिन ने उन शब्दों पर गहराई से विचार किया और फिर उसकी आंखों में समझ की चमक दिखाई दी। मंगतियान ने आगे कहा, ये तुम्हारा पहला 1000 शोधन कार्य है। परंपरानुसार लोहार जगत में जब कोई अपना पहला 1000 शोधन कार्य बनाता है तो उस वस्तु को रक्त बलिदान से जोड़ना होता है ताकि वो सदा उस लोहार का हिस्सा बनी रहे। रक्त बलिदान? वो क्या होता है? तांग बुलिन ने जिज्ञासा से पूछा। मंगतियान ने कहा, यदि कहा जाए कि 1000 शोधन धातु को जीवन देता है तो रक्त बलिदान उसे तुम्हारे रक्त से जोड़ देता है, मानो वो तुम्हारी नसों का एक हिस्सा बन जाए। जब किसी धातु में जीवन हो और फिर उसे रक्त बलिदान से बांधा जाए तो वो तुम्हारे शरीर के साथ एक हो जाती है। इससे तुम्हारी नसों और शरीर में भी सुधार आता है और तुम्हारे जन्मजात गुण और भी सशक्त हो जाते हैं। साइड में खड़े तांगजिरान खुद को न रोक सके और बोले, भाई मंग, अगर हर 1000 शोधन में इतना रक्त देना पड़े तो लोहार सूख जाएंगे। मंगतियान ने भौएं चढ़ाईं। अगर समझ नहीं है तो यूं ही मत बोलो। क्या तुम सोचते हो हर 1000 शोधन की वस्तु रक्त बलिदान के योग्य होती है? लोहार का पहला 1000 शोधन कार्य अवश्य रक्त बलिदान से जोड़ा जाता है। ये हमारी परंपरा है। आगे चलकर बहुत कम वस्तुएं ही ऐसी होंगी जिन्हें रक्त बलिदान की आवश्यकता होगी। केवल वही वस्तु जिसके प्रति लोहार पूरी तरह संतुष्ट हो वही इसकी योग्य मानी जाती है। एक बार रक्त बलिदान कर देने पर वो वस्तु केवल उस व्यक्ति की होती है। कोई और चाहे तो भी उसे उपयोग नहीं कर सकता। यदि कोई कोशिश करे तो धातु टूट जाएगी, क्योंकि वो अपने स्वामी को ही पहचानती है। तो इसलिए 1000 शोधन की वस्तुएं आमतौर पर रक्त बलिदान से नहीं जुड़ती, जब तक कि ग्राहक स्वयं अपना रक्त उपयोग करना न चाहे। तांग बुलिन, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भविष्य में जब तक सचमुच आवश्यकता ना हो, रक्त बलिदान मत करना। ये तुम्हारी जीवन शक्ति को कमजोर कर सकता है। जी गुरुजी, तांग बुलिन ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी उस हैवी सिल्वर पर टिकी हुई थी। अब वो तुम्हारा है, मंगतियान ने कहा। वो चौंक कर बोला, लेकिन गुरुजी, मैं इसका मूल्य नहीं चुका सकता। मंगतियान ने कहा, ये तुम्हारा अधिकार है। ये हैवी सिल्वर भले ही महंगी धातु है, लेकिन 1000 शोधन का मूल्य उससे कहीं ऊपर है। और लोहार जगत के नियमों के अनुसार चाहे सामग्री कोई भी दे, पहला 1000 शोधन कार्य उस लोहार का होता है जिसने उसे बनाया है। इस हेवी सिल्वर से तुम 2 हथौड़े बना सकते हो। टंगस्टन हथौड़ा तुम्हारे उपयोग के लिए भारी है, इससे ठीक तुम्हारे लिए उपयुक्त हथौड़े बन सकते हैं। जब तक तुम मध्य अकेडमी के लिए रवाना ना हो, इन्हें पूरा कर लो। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पहले 1000 शोधन कार्य की विशेष जागृति क्या होगी। सच में आप मुझे दे रहे हैं? तांग बुलिन की आंखें खुशी से चमक उठी। मंगतियान ने हल्की झुंझलाहट में कहा, क्या तुम सोचते हो मैं मजाक कर रहा हूं? अब देर हो चुकी है। आज रात अच्छी तरह आराम करना, कल आकर अपने हेवी सिल्वर हथौड़े को गढ़ना शुरू करना। ओह हाँ, धन्यवाद गुरुजी, तांग बुलिन ने खुशी से चिल्लाया और मंगतियान को गहराई से प्रणाम किया और हेवी सिल्वर को उठाकर सीने से लगा लिया। जब उसने 1000 शोधन वाले हेवी सिल्वर को पकड़ा तो उसे उसके भारीपन का पूरा एहसास हुआ। वो लगभग 150 किलोग्राम का था, जबकि दिखने में उतना बड़ा नहीं था। धातु को हाथ में लेते ही तांग बुलिन को वास्तव में वो संबंध महसूस हुआ जिसके बारे में उसके गुरु ने कहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हेवी सिल्वर उसके खून का ही एक हिस्सा बन गया हो। ये अनुभव अजीब लेकिन बहुत सुंदर था। उसने सोचा, अगर इसी सामग्री से मैं हथौड़े बनाऊं तो वो कितने शक्तिशाली होंगे। अगले कुछ दिनों तक तांग बुलिन पूरी तरह फॉर्जिंग में डूबा रहा। फॉर्जिंग ने उसे अपार संतुष्टि और गर्व की अनुभूति दी। उसे ये पता नहीं था कि जब उसने 1000 शोधन पूरा किया तभी मंगतियान ने उसे सच में अपना शिष्य माना और अपनी सभी गतिविधियां रोककर उसे धैर्यपूर्वक सिखाना शुरू कर दिया था। 3 दिन बाद हेवी सिल्वर के हथौड़े अंततः तैयार हो गए। फॉर्जिंग एनविल पर रखे हथौड़े को देखते हुए तांग बुलिन का हृदय गर्व से भर गया। पहले जब उसने हेवी सिल्वर पर 1000 शोधन किया था वो केवल एक आधार था, लेकिन अब ये उसका पहला सच्चा पूर्ण 1000 शोधन कार्य था।
दिखने में ये हथौड़ा पहले वाले टंगस्टन हथौड़े जैसा ही था, आकार में लगभग समान था। फर्क सिर्फ इतना था कि इसका वजन कई गुना अधिक था। अगर तांगबुलिन की शक्ति और उसकी आत्मिक आत्मा का सुदृढ़ीकरण न होता तो शायद वो इसे उठा भी ना पाता।